नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। चार दिन में दूसरे जैन मुनि ने त्यागे प्राण। जयपुर में सम्मेत शिखर के लिए अनशन पर थे। संत बोले, ऐसे ही बलिदान देते रहेंगे। कुलपति को ऑफिस में बंद करके अलाव जलाकर बैठे स्टूडेंट। बोले, यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों का प्रमोशन नहीं किया तो करेंगे आत्महत्या। सरिस्का जंगल में रात तक आग काबू में। 2 हेक्टेयर में आग लगी थी। अभी सरिस्का प्रशासन फिर भी अलर्ट। घर वाले करवाना चाहते थे शादी तो नाबालिग ने घर छोड़ा। कोटा पहुंचकर एक दोस्त की मदद से लिया हॉस्टल। बालिका गृह में शेल्टर करवाया। और जैसलमेर की चांदबंद में गाड़ियों पर औस बनी बर्फ। जैसलमेर में रात को शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड, 6 से 7 डिग्री तापमान। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जैन तीर्थस्थल सम्मेत शिखर के लिए एक और जैन मुनि ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। गुरुवार देर रात 1 बजे मुनि समर्थ सागर का निधन हो गया। 4 दिन में ये दूसरे संत हैं जिन्होंने अपना देह त्यागा है। शुक्रवार सुबह जैसे ही संत के देह छोड़ने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग मंदिर पहुंचने लगे। संत की डोल यात्रा संगीजी मंदिर से विद्याघर नगर तक निकलेगी। इस मौके पर जैन संत शशांक सागर ने कहा कि जब तक झारखंड सरकार सम्मेत शिखर को तीर्थ स्थल घोषित नहीं करेगी तब तक मुनि ऐसे ही बलिदान देते रहेंगे। दरअसल जयपुर के सांगानेर स्थित संगीजी दिगंबर जैन मंदिर में समर्थ सागर जी 3 दिन से आमरण अनशन कर रहे थे। आपको बता कि सम्मेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में इसी मंदिर में जैन मुनि शुग्य सागर महाराज ने 3 जनवरी को प्राण त्यागे थे। मंदिर में आचार्य सुनील सागर महाराज और उनके सानिध्य में ही मुनि समर्थ को जैन रिवाजों के साथ आज समाधि दे दी गई। सांगानेर के संगीजी दिगंबर जैन मंदिर में सुरेश कुमार जैन ने बताया कि शुक्रवार यानी कि आज सुबह 1 बजे जैन मुनि समर्थ सागर ने अपनी देह त्याग दी है। इन्होंने श्री सम्मेत शिखर को बचाने के लिए अपनी देह का बलिदान दिया है, जो हमेशा याद रखा जाएगा। समर्थ सागर महाराज आचार्य सुनील सागर महाराज के ही शिष्य है। इससे पहले जब शुग्य सागर महाराज ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था तब समर्थ सागर जी ने धर्म सभा के दौरान अनशन का संकल्प लिया था और तब से वह उपवास पर चल रहे थे। पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर केंद्र सरकार ने गुरुवार को 3 साल पहले जारी किया अपना आदेश वापस ले लिया, लेकिन जयपुर में अब भी इसका विरोध जारी है। जैन समाज बंधुआ का कहना है कि केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार इस पर पूरी तरह निर्णय नहीं लेती तब तक विरोध जारी रहेगा। इस मंदिर में जैन मुनि शुग्य महाराज ने मंगलवार को प्राण त्याग दिए थे। सम्मेत शिखर को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जयपुर में कुछ दिनों पूर्व ही सकल जैन समाज की ओर से माउंट जुलूस निकालकर विरोध प्रकट किया गया था। सकल जैन समाज यानी कि दिगंबर और श्वेतंबर के बैनर तले हजारों के लोग शामिल हुए थे। राजस्थान जैन युवा महासभा के महामंत्री विनोद जैन ने बताया कि मुनि समर्थ सागर ने धर्मसभा के दौरान अनशन का संकल्प लिया था। इस बीच आचार्य सुनील सागर ने कहा कि समर्थ सागर महाराज के पास गुरुवार को जनता पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी आए थे, लेकिन उन्होंने यही कि जब तक सम्मेत शिखर को लेकर झारखंड सरकार स्थिति प्रैक्टिकल रूप से सामने नहीं रखेगी तब तक मेरा अनशन जारी रहेगा। उन्होंने तभी से जल का भी त्याग कर दिया था। उन्होंने पूरे देश का जीवन अर्पण किया है। उधर आचार्य शशांक सागर महाराज ने कहा कि जयपुर ने 2 मुनियों ने सम्मेत शिखर को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जैन समाज का समर्थन देना चाहिए। उन्हें जैन समाज के लिए भी बोर्ड बनाना चाहिए ताकि इस बात सरकार तक पहुंचाई जा सके। जैन समाज की इस मांग पर कांग्रेस के नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत अभी राष्ट्रपति के साथ इवेंट में जयपुर से बाहर है। आज वह जयपुर लौटेंगे तब उन तक जैन समाज की पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को प्रमोशन देने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को एनएसयूआई के प्रदर्शन के बाद कुलपति सचिवालय की ओर से प्रोफेसर के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया गया। इस दौरान लगभग 7 घंटे की बातचीत के बाद प्रोफेसर के प्रमोशन की मांग को लेकर मौखिक सहमति बन गई है। वहीं अब आज सुबह तक लिखित आदेश जारी किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसे में लिखित आदेश जारी होने के बाद ही यूनिवर्सिटी कैंपस से प्रोफेसर दर्ज करेंगे। इससे पहले प्रोफेसर को प्रमोशन देने की मांग छात्रों ने कुलपति सचिवालय का घेराव किया। वहीं छात्रों के विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता भी कुलपति सचिवालय में तैनात किया गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता हरकुल चौधरी ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा सिंडिकेट की बैठक के फैसले को नहीं माना जा रहा है। ऐसे में अगर आज पिछले 11 दिन से प्रदर्शन कर रहे प्रोफेसर के प्रमोशन को लेकर फैसला नहीं किया गया तो हम यूनिवर्सिटी के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को कुलपति सचिवालय से नहीं जाने देंगे। इसके साथ ही हम यही आत्मदाह भी कर लेंगे। एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले लंबे वक्त से अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इसके बावजूद कुलपति और रजिस्ट्रार छुट्टियां मनाकर पार्टियां कर रहे हैं, जो पूरी गलत है। अगर जल्द से जल्द प्रोफेसर को प्रमोशन नहीं दिया जाए तो ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और उग्र भी बनेगा। आपको बता दें कि कुलपति सचिवालय के बाहर साल 2001 से प्रमोशन कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर 26 दिसंबर से धरने पर बैठे हैं। इस मामले को लेकर बुधवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करके कुलपति सचिवालय की छत पर धरना दिया था। वहीं मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अब एनएसयूआई ने प्रदर्शन करके सर्च के हक में फैसला देने की मांग की है। ऐसे में देखना होगा कि छात्रों के लगातार बढ़ते प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन प्रोफेसर को कब देता है। मार्च 2022 में सरिस्का के जंगल में आग से कई किलोमीटर का जंगल जल गया था। उसके करीब 10 महीने बाद गुरुवार को भी सरिस्का के जंगल में करीब 2 हेक्टेयर में आग लगी है। इस बार आग केवल सूखी घास में लगी थी। कुछ छोटे पेड़ भी जल गए, लेकिन आग पर शाम तक काबू पा लिया गया था। लेकिन आग के कारण रात भर प्रशासन अलर्ट रहा। आज सुबह भी टीम आग वाले जंगल का मौका मुआयना करने पहुंच गई। असल में पिछली बार भी आग लगने के बाद बुझाने का दावा किया गया था, लेकिन बाद में आग सदन होती गई। इसके बाद हेलीकॉप्टर बुलाकर आग को बुझा। इस बार अकबरपुर के आसपास के जंगल में आग लगी थी। डीएफओ डीपी जागावत ने बताया कि आग लगने की दोपहर में सूची देर शाम तक आग पर काबू पा लिया गया है। वैसे उन्होंने कहा कि हमारी टीम पूरी रात भर अलर्ट रही है। सुबह भी आग वाले क्षेत्र का मौका देख लिया गया है। आग करीब करीब बुझ चुकी है। इस आग से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, केवल घास जली है। जंगली जानवरों पर भी इसलिए अधिक फर्क नहीं पड़ा कि आग पर समय पर काबू पा लिया गया। मार्च 2022 में सरिस्का के जंगल में इतनी भयानक आग पहली बार लगी थी, जिसमें करीब 20 किलोमीटर से अधिक जंगल जलकर राख हो गया था। उस समय पेड़ों में भी आग लग गई थी। घास से आग तेजी से फैली, पेड़ भी जल गए थे। आखिर में 2 हेलीकॉप्टर बुलाकर आग को बुझाया गया था। कोटा के जवाहर नगर इलाके में एक नाबालिग को पुलिस ने दस्तयाब किया है, जो कि बिहार से घर छोड़कर कोटा आ गई थी। बालिका को फिलहाल बालिका गृह में शेल्टर करवाया गया है। बाल कल्याण समिति सदस्य विमल चंद जैन ने बताया कि नाबालिग बालिका बिहार के कटिहार की रहने वाली है। 31 दिसंबर को वह ट्रेन से कोटा पहुंच गई थी। यह एक दोस्त की मदद से उसने हॉस्टल में कमरा लिया और यहां रहने लग गई। उसने फोन भी बंद कर लिया था। उधर उसके लापता होने पर घर वालों ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उसे ट्रेस करना शुरू किया, जिसके बाद पता लगा कि वह कोटा में है। जिसके बाद जवाहर नगर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी और बालिका को हॉस्टल से तलाश लिया। उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां से फिलहाल उसे आश्रय दिया गया है। उसके घर वालों को सूचना दे दी गई है। काउंसलिंग में बालिका ने बताया कि उसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाह रहे थे, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती। इस वजह से छोड़कर निकली थी। साथ में वह 25,000 रुपये लेकर भी गई थी। अब उसके घर वालों के कोटा पहुंचने के बाद स्थिति और साफ हो गई।
जैसलमेर में इन दिनों शीतलहर के चलते सर्दी का असर बढ़ गया है। गाड़ियों की छतों पर शुक्रवार यानी कि आज सुबह बर्फ जमी नजर आई। लगातार गिरते तापमान और शीतलहर से ठंड का असर बढ़ गया है। जैसलमेर के चांदन कस्बे में सुबह सुबह लोग गाड़ियों से बर्फ हटाते देखे गए। गौरतलब है कि जैसलमेर में रात का तापमान गिरकर 6 से 7 डिग्री के बीच रहा है और ऊपर शीतलहर चलने से कड़ाके की ठंड का प्रकोप है। शीतलहर से रात को औस की बूंदें सुबह में तब्दील हो जाती है। सुबह सुबह लोग बर्फ हटाते देखे जा सकते हैं। जैसलमेर का चांदन इलाका घने पेड़ों और खेती के लिए उपयुक्त इलाका है। यहाँ सर्दियों के दिनों में तापमान काफी नीचे गिर जाता है, कभी कभी दुनिया पर भी पहुंच जाता है। हालांकि इस बार सर्दी का इतना कहर नहीं है, लेकिन फिर भी शीतलहर ने सबके बुरे हाल कर रखे हैं। सर्दी का असर बढ़ने के साथ लोगों की दिनचर्या में भी भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। अल सवेरे लोगों ने पाने के लिए अलाव का सहारा लिया, वहीं लोग गर्म कपड़ों में भी लिपटे रहे। सर्दी का असर बढ़ने से किसानों को भी राहत मिली है। इस सर्दी से फसलों को काफी फायदा होगा और उत्पादन भी अधिक होगा। बीते कुछ दिनों कोहरे का असर कम रहा, मौसम काफी सर्द रहा। कड़ाके की ठंड के बीच तापमान 6 से 7 के बीच में रह रहा है। जैसलमेर कृषि वैज्ञानिक के केंद्र के विज्ञानी अतुल गांवल ने बताया कि फिलहाल सर्दी का असर ज्यादा है, लेकिन आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तापमान में इजाफा होगा और सर्दी का असर कम होने की संभावना है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पट दूंगा, उठट दूंगा, उतार कर फेंक दो ये वर्दी। अब बैंड नंबर बन जाएगा पट्टा अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। आउटसोर्स कर्मी मीटर रीडर सहित को विद्युत मंडल की कंपनियों में समविलय कर उन्हें उनके लिए मानव संसाधन नीति बनाने सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी संगठन लामबंद हो गए हैं। लंबा समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे विद्युत कर्मचारी के प्रतिनिधियों ने अब एकजुट होकर आंदोलन करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों के द्वारा आज नियमित कर्मी, संविदा कर्मी, ठेका कर्मी अपने अपने डीसी कार्यालय, अभियंता कार्यालय के समक्ष एक होकर रैली निकालेंगे। वहीं 52 जिलों की जेलों में अनिश्चितकालिक जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के तकनीकी कर्म संघ द्वारा चलाए में 4 विद्युत कंपनियों के अन्य संगठन में मध्य प्रदेश बाह्य स्रोत कर्मचारी संगठन के शिव राजपूत, मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण ठाकुर, मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष मनोज भार्गव, मध्य प्रदेश यूनाइटेड फॉर एम्प्लॉइज इंजीनियर्स के प्रांतीय संयोजक BKS परिहार सहित अन्य विद्युत कर्मचारी नेताओं के ऐलान के अनुसार अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी विद्युत अधिकारी कर्मचारी अपनी मुख्य 3 मांगों को लेकर आज एक दिन का जेल भरो आंदोलन और 7 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना हर जिले के अधीक्षण अभियंता के समक्ष पंडाल लगाकर करेंगे। संगठन के नेताओं ने बताया कि विद्युत मंडल के तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 अक्टूबर 2022 से ज्ञापन प्रदर्शन शुरू किया था। बाद में विद्युत विभाग के 4 संगठनों के साथ संघ द्वारा नोटिस और ज्ञापन 94 दिनों से विभिन्न चरणों के माध्यम से सरकार तक अपनी 3 मांगे पहुंचाई, परंतु आज तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। शिवपुरी में सर्दी का सितम जारी है। जनवरी की पहली तारीख से मौसम का बिगड़ा मिजाज दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। प्रतिदिन पारा लुढ़कता ही जा रहा है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था
और आज शुक्रवार को न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ पा रहा है। आमजन जैसे जैसे अलाव सहित गर्म कपड़ों की मदद से सर्दी के सितम के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं जीव जंतु और आवारा मवेशियों कड़ाके की सर्द जान लेने पर आमदा है। दिन के समय भले ही धूप निकल आती है, परंतु धूप के बाद भी शीतलहर के चलते लोगों को गलन महसूस हो रही है। शिवपुरी जिले में कोहरे ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। शहरी क्षेत्र में विजिबिलिटी 40 मीटर की रह गई है, परंतु हाईवे पर घना कोहरा छाने लगता है। इसके चलते हाईवे पर विजिबिलिटी 15 से 25 मीटर तक की सीमित रह जाती है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को थाम कर रख दिया है। बीती रात्रि कोहरे के चलते दिनार थाना क्षेत्र के 4 लेन हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना में 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चिकित्सक सहित कृषि वैज्ञानिक लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि चिकित्सकों का कहना है कि सर्दी के प्रभाव से बचाव के लिए गर्म कपड़ों से अपने बदन को ढककर रखें, साथ ही हो सके तो धूप निकलने के बाद ही घर से बाहर निकले। कृषि वैज्ञानिकों ने खेत में खड़ी फसलों को बचाने के लिए खेत के चारों तरफ धुआं करने की सलाह दी है, जिससे पाले से फसलों को बचाया जा सकता है। शिवपुरी जिले से सटे हुए 5 जिलों में सबसे ठंड जिला दतिया रहा है। दतिया में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री, श्योपुर 3.4 डिग्री, शिवपुरी 4 डिग्री, गुना में 4 डिग्री, अशोकनगर 4, ग्वालियर 4.4 डिग्री रहा है। मौसम विभाग की माने तो आगामी कुछ दिनों तक सर्दी का सितम जारी रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ जिले में एक बार फिर माझी मछुआरों की अस्मिता पर पानी फेर दिया, जब माझी समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी से सवाल किया कि माझी समस्या पर आपका ध्यान नहीं है, ऊपर से पैसा एक्ट लागू कर दिया। तब उन्होंने कहा कि माझी मछुआरों का इसमें कोई अर्थ नहीं होगा। पदाधिकारियों का सवाल था कि अधिनियम में आपने आदिवासियों को तालाब सौंपने का आदेश दिया है, तो वे बात टाल कर चले गए। यह सोशल मीडिया पर बयान जारी होते ही गांव-गांव में मछुआरे सरकार की गैरकार्यवाही से बेहद खफा है। बगोता गांव से आज विरोध का शंखनाद शुरू हुआ है और प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम निंदा में बैठकर पारित किया। बगोदा पंचायत के मछुआ सोसाइटी कार्यकर्ता अरविंद रेकवाल, गुड्डा रेकवार, राजू रेकवार, पूरन, छन्नूलाल रेकवार, जगदीश रेकवार, मुन्नीलाल, राकेश रेकवार और मंदिर में करीब सैकड़ा भर माझी समाज के लोग ने अपनी नाव पर बैठकर संकल्प लिया, सरकार हमारे खिलाफ किए गए आदेश में संशोधन करे, वरना हम अपनी सत्ता बदल देंगे। भारी गुस्से में मछुआरों ने सरकार से हम भारतीय पार्टी को वोट देते हैं और आपकी सरकार, आपने हमारे बच्चों की रोजी रोटी छीनी है, अब हम आपकी सत्ता छीनेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश की शिवराज सरकार ने हाल ही में पैसा एक्ट लागू कर वंशानुगत मछुआरों के तालाबों का अधिकार अब आदिवासी समुदाय को ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को अहमियत दे दी गई है। इस बेतुके आदेश से संपूर्ण मध्य प्रदेश के वंशानुगत मछुआरे सरकार से नाराज हो गए और अपने अधिकारों की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। आगामी 9 जनवरी सोमवार को माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक बड़ा आंदोलन वंशानुगत मछुआरों की उपस्थिति में किया जाना है। आयोजन के लिए जिले के प्रत्येक गांव में माझी मछुआरों को जागरूक भी किया जा रहा है और आमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के प्रांतीय महासचिव सुंदरलाल रेकवार, जिला अध्यक्ष रामचरण रेकवार, अरविंद रेकवार, मोतीलाल रेकवार सहित अनेक पदाधिकारी इस मुहिम में लगातार माझी समुदाय को आमंत्रण दे रहे हैं। कड़ाके की ठंडक ने पूर्वी हिमालयी लोगों के डीएनए का कैरेक्टर यानी कि सीक्वेंस बदल दिया है। इसका नतीजा यह है कि 6000 फीट से ज्यादा ऊंचाइयों पर रहने वाले का ब्लड प्रेशर मैदान में भी मैदानी लोगों से 1.25 गुना ज्यादा होता है। वहीं हीमोग्लोबिन का लेवल करीब 15 से 20% तक कम है। हिमालयी लोगों में एक खास EPAS-1 जीन होता है जो कि येती से मिला है। ये कैरेक्टर उन्हें मैदानी इंसानों से अलग करता है। समुद्र तल से 6000 फीट से ऊपर रहने वाले लोगों की बीपी चेक कर लिए तो अधिकतम 150 ही आई। इसलिए अब वैज्ञानिकों की मांग है कि दोनों भौगोलिक एरिया के लोगों के इलाज की प्रक्रिया भी अलग अलग होनी चाहिए,
क्योंकि उनके बॉडी का नेचर और रिस्पॉन्स डिफरेंट है। यह खुलासा काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जॉइंट रिसर्च में सामने आया है। पूर्वी हिमालय में बसने वाले 178 लोगों पर हुआ यह रिसर्च इस सप्ताह अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। इसके प्रथम लेखक डॉक्टर राकेश तमांग है। इधर रिसर्च को लीड कर रहे BHU से जीन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा कि मैदानी लोगों के इलाज में दिया जाने वाला ट्रीटमेंट पहाड़ियों पर लागू नहीं होता। मैदानी लोगों के ब्लड प्रेशर का सामान्य रेंज 80 से 120 है। दूसरी तरफ पहाड़ी लोगों का 100 से 150 है, यानी कि मैदानी लोगों का जो हाई BP होता है वह पहाड़ी पर रहने जातियों का नॉर्मल BP है। चाहे वे पहाड़ी पर रहे या मैदान में, दोनों जगह उनकी नॉर्मल BP 150 ही आएगी। इसलिए उनके इलाज पैटर्न और मेडिकेशन में भी बदलाव होना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर एक मैदानी और पहाड़ी लोगों पर लागू नहीं होता है। प्रोफेसर चौबे ने बताया कैरेक्टर उनके DNA में ही है, वे जैविक रूप से मैदानी लोगों से अलग है। EPAS एक जीन उनके अंदर पाया जाता है, यह उन्हें हाई एल्टीट्यूड पर रहने के लायक अनुकूल है। यह जीन उन्हें 40,000 साल पहले डेल आदि मानवों से मिला था। अब धरती पर इनका अस्तित्व तो नहीं है, मगर किंवदंतियों में इन्हें येती यानी कि बर्फीले एरिया में रहने वाला हिम मानव जो बालू की तरह होता है वो भी माना जाता है। प्रोफेसर चौबे ने कहा कि हम देखते हैं कि मैदानी लोगों को पहाड़ियों पर चलना फिरना काफी थकाने वाला अनुभव होता है, मगर पहाड़ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा इसलिए कि उन्होंने खुद को जैविक रूप से पहाड़ के हिसाब से डाल लिया है। हमने लेप्चा, भूटिया, शेरपा और तिब्बती लोगों के DNA की जांच की है, उनके अंदर ही यह खूबी है। इन ब्लड मैदानी लोगों की अपेक्षा पतला होता है। ब्लड सर्कुलेशन इसलिए स्वतः ही होता है, BP बढ़ी हुई रहती है। अनुकूलन को पहचानने के लिए रिसर्च टीम ने हिमालयी जनजातियों के 10 मार्क की स्टडी में बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर रेट, ब्लड ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, हेमेट्रोकिस और ब्लड ग्लूकोज लेवल के औसतन स्तर की स्टडी। शेरपा और तिब्बतियों में हीमोग्लोबिन का लेवल 12 ग्राम से कम थी। उनका औसतन सिस्टोलिकल और डायस्टोलिकल दबाव 142 और 94 था। अधिक ठंडी में रहने का अनुकूलन है पहाड़ी। प्रोफेसर चौबे ने कहा कि हिमालयी आबादी हजारों सालों से चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवन यापन कर रही है। उनके शरीर की कोशिकाओं में जीनोमिक म्यूटेशन हुआ है, जिसके कारण ने उन्हें कम वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेवल और अधिक ठंडी जलवायु में भी आसानी से रहने में सक्षम बनाया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो गई। ये यात्रा 3 जनवरी से 5 जनवरी तक चली। राहुल गांधी गाजियाबाद के लौनी बॉर्डर से शामली जनपद के कोराना पानीपत बॉर्डर तक 130 किलोमीटर चले। अब यात्रा हरियाणा राज्य में प्रवेश कर गई है, जहां ये 4.5 दिन रहेगी। इसके बाद एक दिन पंजाब, एक दिन हिमाचल प्रदेश और 7 दिन यात्रा कश्मीर में रहेगी। राहुल गांधी 30 जनवरी को कश्मीर में तिरंगा फहराएंगे और 31 जनवरी को तुरंत ही दिल्ली पहुंचकर संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 2 सीट और लोकसभा चुनाव में शून्य रहने के बावजूद यात्रा के दौरान जबरदस्त माहौल दिखा। सुस्त पड़े कांग्रेस संगठन में नई ऊर्जा आई है। अब संगठन चाहता है कि 2024 तक ऐसा ही माहौल बनाकर रखा जाए। के जरिए बनी राहुल की ब्रांड इमेज को कंटिन्यू करने के लिए कांग्रेस लोकसभा चुनाव तक कुछ ऐसे ही कार्यक्रम और करना चाहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि 2023 में पश्चिम से पूर्व तक ऐसी ही एक और भारत जोड़ो यात्रा निकालने पर विचार हो रहा है। वर्तमान में जारी यात्रा में जो राज्य और जिले छूट गए हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। इसकी तैयारी हो रही है। चर्चा चल रही है कि इस यात्रा को हम कब निकाल सकते हैं, क्योंकि बीच में संसद सत्र है और फिर बारिश का मौसम भी आता है। लेकिन मन में विचार जरूर है कि ऐसी एक और यात्रा निकालना अब जरूरी हो गया है। त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी यात्राएं शुरू हो गई। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मिल रहे रिस्पांस को देखते हुए कांग्रेस ने राज्यवार और जनपदवार यात्राएं शुरू की है। राज्य से पहले 75 जिलों में प्रत्येक में 25-25 किलोमीटर की भारत जोड़ो गई थी। असम में 800 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। त्रिपुरा में भी ऐसी यात्रा संपन्न हो चुकी है। बिहार में गुरुवार को ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1200 किलोमीटर लंबी यात्रा
किया है। पश्चिम बंगाल में भी 28 दिसंबर को 880 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ हुई है। जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को कश्मीर में राहुल गांधी ध्वजारोहण के साथ करेंगे। कांग्रेस का एक नया कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसका नाम रखा है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। यह अभियान 26 जनवरी से 26 मार्च तक चलेगा। इन 2 महीनों में कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और संदेश को घर घर पहुंचाएंगे। कार्यकर्ताओं को घर घर जाने का मौका मिलेगा। आपके साल 2023 में देश के विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना के अलावा पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। जम्मू कश्मीर में भी सरकार अगले साल यहां विधानसभा चुनाव करा सकती है। 9 में से 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। इन्हें रखना कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। इन राज्यों के चुनाव परिणाम बताएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हवा किस तरफ बह रही है। कांग्रेस भी इसी को ध्यान में रखकर अपने संगठनात्मक कार्यक्रम चला रही है। संभवतः कांग्रेस ने राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए पश्चिम से पूर्व तक ऐसी ही एक यात्रा निकालने का फैसला लिया है। भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती ने पत्र लिखकर दिया था। वहीं राष्ट्रीय लोकदल और पीस पार्टी, भीम आर्मी समेत मुस्लिम और अन्य संगठनों ने इस यात्रा से कदमताल की। यूपी तक कई सेलिब्रिटी इस यात्रा में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला समर्थन देने के लिए गाजियाबाद पहुंचे। पूर्व रॉ चीफ एएस दुल्लत से लेकर तमाम एक्स ब्यूरोक्रेट ने यात्रा को समर्थन दिया है। किसान आंदोलन के बाद देश भर में उभरे प्रवक्ता राकेश टिकैत 9 जनवरी को हरियाणा में राहुल गांधी से मिलेंगे। तरफा मिल रहे समर्थन से भी कांग्रेस जबरदस्त उत्साहित है। 5 सेंटीग्रेड में हाफ बाजू टी शर्ट पहनकर चल रहे राहुल गांधी की ब्रांड इमेज सुधरी है। बागपत जिले में यात्रा में शामिल एक व्यक्ति ने राहुल गांधी से सीधे सवाल किया, अगर आपको कोई पप्पू बोलेगा तो सीधे दिल पर लाएगा ना? इस पर राहुल गांधी बोले कि आई डोंट केयर, जो आप मुझे कहना चाहते हो कह सकते हो, आप मुझे जो नाम बुलाना चाहते हो बुला लो, मैं सुनूंगा ही नहीं इसको। राहुल ने सवाल पूछने वाले व्यक्ति को इसका उदाहरण भी दिया था। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।